आज का वीडियो कुछ अलग हटकर टॉपिक पर है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फिगर ऑफ स्पीच। इसको फिगरेटिव स्पीच भी बोलते हैं। नए यूपी बोर्ड के सिलेबस में और सीबीएसई बोर्ड का जो ऑलरेडी का सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड है एनसीईआरटी के अंतर्गत, उसमें आपको पोइट्री से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 मार्क्स ईच, यानी टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पोइट्री पे डिपेंड होंगे। और फिगर ऑफ स्पीच यानी फिगरेटिव स्पीच भी आप जिसको बोलते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन उन्हीं 3 क्वेश्चन में से एक हो सकता है। अभी तक आप लोगों ने जगह जगह पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन आज हम नए टॉपिक को डील करेंगे, दैट इज फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच मीन्स अलंकार। अलंकार मीन्स गहने। जिस तरह से हम ब्यूटी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, अपने शरीर की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए हम गहनों का यूज़ करते हैं, उसी तरह से अपनी इंग्लिश की लैंग्वेज को और ज़्यादा सुंदर और डेकोरेटिव बनाने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। हिंदी में अलंकार जिसको बोलते हैं, अलंकार बहुत प्रकार के होते हैं, रूपक, उपमा आदि आदि। इसी तरह से इंग्लिश में भी फिगर ऑफ स्पीच के बहुत सारे पार्ट्स हैं। अब हम जानेंगे व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच। अ फिगर ऑफ स्पीच इज ए डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन और द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडिया इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट। यानी साधारण बोलने के तरीके या साधारण विचार के तरीके को छोड़कर नए रास्ते को अपनाना, ताकि और ज़्यादा उसका प्रभाव हो उसको फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी फिगर ऑफ स्पीच है सिमली। और सिमली को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पोइट्री के अंतर्गत जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे, उसी में से एक क्वेश्चन आपका फिगर ऑफ स्पीच पे डिपेंड होगा। इसमें आपको डेफिनेशन भी लिखनी हो सकती है, या किसी लाइन या सेंटेंस या वर्ड से भी आपको पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। Simile is a figure of speech in which a comparison is made between two objects of different kinds which have at least one common point. In this figure of speech, words of comparison as, like, so are used. तो इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि सिमिली के सेंटेंस में आपको as, like और so वर्ड ज़रूर मिलेगा। तो आप आंख बंद कर भी उसके आगे लिख सकते हैं कि दिस इज सिमिली। अब इसमें एक और क्या पहचान है कि कंपैरिजन इज मेड। कंपैरिजन है बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स, 2 चीजों के बीच में, ऑफ डिफरेंट काइंड्स, जो बिल्कुल अलग अलग हैं, विच हैव एट लीस्ट 1 कॉमन पॉइंट, लेकिन एक उसमें समान गुण है। एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज इनोसेंट गर्ल। ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई आपकी फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। इसका मतलब हुआ वो एक निर्दोष लड़की है। इसको अगर हम फिगर ऑफ स्पीच यूज करके अपनी लैंग्वेज को और ब्यूटीफाई करके और उसका प्रभाव डालने के लिए अगर यूज करें, तो हमने बोल दिया शी इज लाइक द इनोसेंट फ्लावर। अब 2 बिल्कुल डिफरेंट चीजें, एक फूल है और एक लड़की है, 2 अलग अलग चीजें हैं, दोनों के बीच में एक क्वालिटी का कंपैरिजन है, और वो है उनके निर्दोषता का। तो शी इज लाइक द इनोसेंट फ्लावर, लाइक मिल गया, हमारा सिमिली कंफर्म हो गया। सेकंड सेंटेंस को देखते हैं। शी इज एज इनोसेंट एज फ्लावर। फिर से 2 अलग अलग चीजों के बीच में कंपैरिजन है। इनोसेंट निर्दोष है, एज कंपैरिजन वाले वर्ड है, हमारा कंफर्म हो गया कि ये हमारा सिमिली है। हमारी दूसरी फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। मेटाफर इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्रेस्ड सिमिली। कंप्रेस्ड मीन्स छोटा कर देना। सिमिली के सेंटेंस को छोटा कर देना भी मेटाफर कहलाता है। ए मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच 2 थिंग्स आर कंपेयर्ड बट वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड। 2 थिंग्स का कंपैरिजन है, लेकिन कंपैरिजन वाले वर्ड आपके लाइक, एज और सो का यूज इसमें नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज द इनोसेंट फ्लावर। यहाँ पर लड़की को ही फूल मान लिया गया है, वो एक निर्दोष फूल है। आपको समझाने के लिए ही मैंने सेम सेंटेंस, सिमिली वाला सेंटेंस लिया है। यहाँ पे लड़की को ही फूल मान लिया गया है, लेकिन तुलना हमारे सेंटेंस में मौजूद है। ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली। ये आपका मेटाफर का सेंटेंस है, ऊपर वाला भी मेटाफर का सेंटेंस है। वो परिवार का तारा है। ठीक है।
यानी उस लड़के को ही तारा मान लिया गया है। ही इज लाइक द स्टार ऑफ द फैमिली, वो परिवार के लिए तारे के समान है। ये हमारा सिमिली है, लाइक का यूज है। सिमिली मीन्स उपमा और मेटाफर मीन्स रूपक। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच दैट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मीन्स मानवीकरण, हिंदी में मानवीकरण। Personification is a figure of speech in which lifeless objects and abstract ideas are thought of as living beings। यानी एक ऐसा अलंकार जिसमें लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, बेजानदार चीजें, या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स जिनको हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, ऐसे विचार को हम मानते हैं जैसे कि वो एक मानव हो, मानव की तरह से उसमें सारे गुण हो। एग्जाम्पल, लव इज ब्लाइंड। ब्लाइंड कौन होगा? जो लिविंग बीइंग होगा, लिविंग थिंग्स होंगी। लेकिन लव जो कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, हमने मान लिया कि प्यार अंधा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए लाई हैज नो लेग। लेग किसके होते हैं? ह्यूमन बीइंग्स के होते हैं, लिविंग थिंग्स के होते हैं। लेकिन हमने लाई, अगेन ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, इसको मान लिया कि ये एक मानव के समान इसमें चलने के गुण हैं, झूठ के पैर नहीं होते हैं। Now let us move towards our next figure of speech, that is apostrophe, यानी संबोधन। An apostrophe is a direct address to the dead, to the absent or to a personified object or idea। यानी ऐसे व्यक्ति को सीधे संबोधित करना जो अब जीवित नहीं है, हमारे सामने उपस्थित नहीं है, या ऐसा विचार या वस्तु जिसको हमने मानवीय गुण प्रदान किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी येट। जूलियस सीजर एक नाटक के पात्र हैं जो अब जीवित नहीं है, उसको नाटक के दूसरे पात्र ये कहकर संबोधित कर रहे हैं कि अरे जूलियस सीजर, तुम अब भी शक्तिशाली हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फेरिलिटी दाई नेम इज वुमेन। ये सेंटेंस भी हेलमेट नामक प्ले से लिया गया है और हेलमेट खुद बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू हेलमेट औरत कमजोरी का प्रतीक है। फेरिलिटी मीन्स कमजोरी, मीन्स औरत कमजोर और नाजुक है। यहाँ फेरिलिटी यानी कमजोरी को संबोधित किया गया है। नेक्स्ट इज हाइपरबोल यानी अतिशयोक्ति। हाइपरबोल इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स और पर्सन्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। यानी अपनी वस्तुओं को या व्यक्तियों को इस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना जो वास्तविकता में वो है ही नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं, शी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स। वो इतना रोई, यानी उसके हृदय के दुख को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया कि महासागर भर गए। वैसे आप दिन भर रोते रहे तो एक कटोरी नहीं भरेगी, तो महासागर कैसे भर सकते हैं। लेकिन हमने अपनी बात को बढ़ाकर बोल दिया कि वो इतना रोई कि महासागर भर गए। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल फील्ड। युद्ध की भूमि में खून की नदियां बह गईं। अब युद्ध इतना भयंकर था, हमें ये बताना है, इतने लोगों को मारा गया था, इतना खून था कि हमने कह दिया कि खून की नदियां बह गईं, जो पॉसिबल नहीं है। खून की नदियां बहेंगी नहीं, वो नदी के रूप में नहीं बहेगा, खून जम जाता है। नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरन। ये बहुत अच्छी सी फिगर ऑफ स्पीच है और इसको पहचानना भी बहुत ज़्यादा आसान है। एन ऑक्सीमोरन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। अपोजिट विलोम शब्द, विरोध वाले विचार एक संग एक सेंटेंस में आपको मिल जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज एन ओपन सीक्रेट। सीक्रेट यानी छुपा हुआ जो किसी को पता नहीं है लेकिन वो ओपन भी है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हमारा फिगर ऑफ स्पीच हो गया ऑक्सीमोरन। ही इज आइडली बिजी। बिजी भी है, व्यस्त भी है, और आइडल और खाली भी है, तो वो खाली होकर व्यस्त है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हमारी फिगर ऑफ स्पीच हो गई ऑक्सीमोरन। लास्ट but not least, our next figure of speech is onomatopoeia, means ध्वन्यात्मक, यानी किसी ध्वनि की आवाज से हमारे सेंटेंस की मीनिंग का क्लियर होना। It is a figure of speech in which the sound suggests it
मीनिंग, यानी कोई शब्द हमें पूरे सेंटेंस की मीनिंग की ओर ले जाता है, मीनिंग बताता है। एग्जाम्पल देखते हैं। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ अ पार्टनिंग डे। कर्फ्यू टोल्स ये होता है चर्च की घंटियां बजना किसी व्यक्ति के इस दुनिया से विदा होने पर, लेकिन यहाँ ये घंटियां किसके लिए बज रही हैं? पार्टनिंग ऑफ द डे, दिन के विदा होने पर, यानी दिन ढल रहा है। तो घंटियों की आवाज हमें सेंटेंस की मीनिंग की ओर ले जा रही है। द सोर्ड्स क्लैंक्ड, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एंड गन्स बूम्ड। सोर्ड्स तलवारों के टकराने की आवाज, एक आवाज आपके माइंड में आ रही होगी तलवारों के टकराने की। गन्स बूम्ड, और बंदूक की गोली की धमाके की आवाज। तो ये दोनों जो वर्ड हैं हमें साउंड बता रहे हैं, हमारे सेंटेंस के मीनिंग को क्लियर कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय।